औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम फिर से दोबारा हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक और एक नए मौजू के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मेसी डे के हवाले से। और इस सिलसिले में आज हम फार्मेसी डे के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी असलम शाह साहब, जो कि सीनियर मैनेजर हैं फार्मेसी और सप्लाई चेन ऑफ इंडस हेल्थ नेटवर्क। और इसके अलावा इनके साथ शामिल गुफ्तगू होंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मुजाहिद हुसैन साहब, जो कि आईडी क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद जी। तो आज हम जो है वो आज हमने जो मौजू सेलेक्ट किया वो आज हमारा थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। अब तक के हमारे जो जितने भी मौज़ूआत होते हैं वो ज़्यादातर हम जो है वो बीमारियों के और बीमारियों से बचाव के और उनके तदारुक के बारे में बात कर रहे होते थे। लेकिन कोई सी भी बीमारी उस वक्त तक के उसका वो बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि उसका इलाज ना किया जाए। और इलाज हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम बस प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन क्या देना है, कैसा देना है, कितना मिकदार में देना है या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या उसके सारे इश्यूज हैं, वो जब तक कि हमें आपकी तरफ से जो है वो गो अहेड नहीं होता तो वो हमारा काम आगे चल नहीं सकता। तो क्या कहेंगे आप असलम शाह साहब, कुछ बताइए आप इस बारे में। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे आपको और जितने भी फार्मासिस्ट हमारे हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है ये जो हम मनाते हैं हर साल, इसकी एक एग्जिस्टेंस है कि जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है जो 1912 में जो है वो क़याम में आई। और 2009 में एक कांग्रेस के दौरान इस्तांबुल में तुर्किश फार्मासिस्ट ने एक सजेशन दी कि जी हमें हर साल जो है ना एक वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाना चाहिए और उसमें फार्मासिस्ट का रोल और ये बाकी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। तो 2010 से जो है ना बाकायदा ये 25 सितंबर जो हर साल जो है एज आ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है ग्लोबली। और पाकिस्तान में भी जो है ना हर छोटे बड़े शहर में, अस्पतालों में, जहाँ जहाँ फार्मासिस्ट एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है मनाया जाता है। तो हर साल जो है वो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एक थीम देता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से। तो इस साल का जो थीम है वो है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। तो अगर हम इस थीम को देखें तो इस थीम में जो ट्रस्ट की बात की जा रही है, अब वो ट्रस्ट फार्मासिस्ट फिजिशियन का, फार्मासिस्ट नर्सेस का, फार्मासिस्ट और पेशेंट्स और कम्युनिटी आप समझ लें। तो जितना ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है उतना ही, और हमें ये पता है कि जो ट्रस्ट है दिस इज एन सेंट्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप और दिस इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कैपिटल, सोशल कैपिटल। बिल्कुल सही। तो जहाँ ट्रस्ट डेवलप होता है उस ट्रस्ट की वजह से बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी रिजॉल्व होती हैं। और हेल्थ केयर में तो ट्रस्ट जो है ना बहुत ही जरूरी है। और ये ट्रस्ट लेवल ही है कि जब डॉक्टर फिजिशियन अपने पेशेंट को कोई नुस्खा लिखता है या कोई एडवाइस देता है और वो उस पर ट्रस्ट करता है, तो जितना उसका ट्रस्ट लेवल होता है उसी हिसाब से उसकी जो है ना बीमारी भी ठीक होती है और क्योंकि वो फॉलो करता है चीजें। इसी तरह से फार्मासिस्ट का जो ट्रस्ट है, अगर फिजिशियन को ये ट्रस्ट होगा कि फार्मासिस्ट मुझे जो एडवाइस देगा या जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा, प्रोवाइड करेगा, तो वो अगर ट्रस्टेड है उस पर तो उससे जो है ना एक तो फार्मासिस्ट और फिजिशियन का रिलेशन जो है ना वो बढ़ेगा। दूसरा, पेशेंट की ट्रीटमेंट, क्योंकि हेल्थ केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी होगी और सेफ होगी। क्योंकि जहाँ मेडिसिन आती है वहाँ फार्मासिस्ट का एग्जिस्टेंस जो है ना वो जरूरी है। मेडिसिन की मौजूदगी में फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। फार्मासिस्ट जो है क्योंकि वो एक्सपर्ट इन ड्रग है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो मेडिसिन के मुतालिक होती है वो फार्मासिस्ट आपको उसकी आगाही देता है। बिल्कुल सही। और इसी तरह से नर्स, क्योंकि ये तीन जो लोग हैं, फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड नर्स। पेशेंट क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है, पेशेंट हमारा सेंटर है, तो नर्स का भी जो है ना एक ट्रस्ट फार्मासिस्ट
के साथ डेवलप होना ज़रूरी है। तो अगर नर्स का ट्रस्ट डेवलप होगा तो उसमें बहुत सारी जो पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से चीज़ें हैं, डाइल्यूशन है या कोई साइड इफेक्ट्स है और कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो अगर पेशेंट का फार्मासिस्ट का और नर्स का ट्रस्ट डेवलप होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पेशेंट की केयर के हवाले से बेहतर होंगी। सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि क्या रोल है फार्मेसीज का, अगर हम बात करें ग्लोबली या लोकल स्केल पे, क्या इसमें आपकी आपकी कैसे होती हाँ डॉक्टर फरीद, इसमें अगर हम देखें कि जैसे हमने कहा कि फार्मासिस्ट इज एक्सपर्ट इन ड्रग, फार्मासिस्ट क्योंकि मेडिसिन की मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ता है, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ता है, और मेडिसिन के बारे में जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं उसमें मेडिसिन के बारे में बहुत डीपली उसकी आगाही होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके फार्मासिस्ट ही मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, और उससे पहले अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितनी भी नई रिसर्च होती है, नई दवाएं जो है वो आती हैं, तो उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में भी फार्मासिस्ट का ही रोल होता है। उसके अलावा फिर अगर हम मार्केटिंग साइड पे आ जाए तो अगर नई ड्रग्स आती हैं, नई इनोवेशन के साथ आती हैं, तो फिजिशियंस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो अगर फार्मासिस्ट है मार्केटिंग में तो बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो आगाही उसकी दे सकता है। फिर अगर हम हॉस्पिटल की तरफ आ जाए तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का एक रोल पूरा एक, क्योंकि अब फार्मासिस्ट का रोल सिर्फ डिस्पेंसिंग तक महदूद नहीं रहा, अब फार्मासिस्ट का एक क्लिनिकल रोल है कि जो पेशेंट की केयर और सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़रूरी है, वो ग्लोबली भी और लोकली भी, पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट का रोल जो है वो इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा। उसकी डिमांड इस वजह से है क्योंकि फार्मासिस्ट की जो एक्सपर्टीज़ है उस हवाले से जो फिजिशियन का फेथ है और जो फिजिशियन का एक ट्रस्ट है फार्मासिस्ट के साथ डेवलप हुआ है, तो उस हवाले से फार्मासिस्ट का रोल जो है ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट का रोल जो है वो एक्सप्लोर हुआ है। और उसकी वजह यह है कि उनकी जो एक्सपर्टीज है मेडिसिन के हवाले से, और उसमें आगाही, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसका इस्तेमाल और उसका पेशेंट केयर के हवाले से अगर हम ये कहें कि कम्युनिटी फार्मेसीज, तो कम्युनिटी फार्मेसीज में फार्मासिस्ट का एक डायरेक्ट रोल जो है वो पेशेंट के साथ जो है वो आ जाता है। पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी कम्युनिटी फार्मेसीज पाकिस्तान में इस वक्त कम्युनिटी फार्मेसीज बहुत कम है, लेकिन डेवलप हो रही है। बहुत सारी फार्मेसीज जो है वो आ रही हैं जो कि पेशेंट केयर और सेफ्टी के हवाले से वहाँ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद है और वो पेशेंट को एडवाइस उसी हिसाब से दे रहे होते हैं। सही। अच्छा, अब मैं सवाल में पूछना चाहूँगा एक मुजाहिद साहब से भी कि थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये जो इस वक्त हम बात कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट का जो रोल है ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, और कैसे इंटरेक्ट किया जाता है पेशेंट्स के साथ, और इसमें रोल क्या है फार्मासिस्ट का? Okay, thank you, Dr. Farid, for having this question. It's very interesting. अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करें, फार्मास्यूटिकल केयर प्लान जो होता है, फार्मेसी प्लान, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पोर्शंस। वन एक कम्युनिटी सेटअप है या ओपीडी सर्विसेज पे, जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसके ऊपर काउंसलिंग करता है, बेस्ट यूज ऑफ दैट ड्रग, यानी कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस अगर डेवलप हो रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही होती है। और द अदर पार्ट ऑफ दिस वन ट्रीटमेंट लाइन का जो पार्ट है वो इन पेशेंट सर्विसेज में है, जो एडमिटेड पेशेंट है हमारे। एडमिटेड पेशेंट के अंदर वन फार्मासिस्ट इज गोइंग लुक आफ्टर द फार्मेसी ऑपरेशंस, जहां से डिस्पेंसिंग होती है, जहां से जो फार्मासिस्ट मेडिकेशन ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा होता है, तो ही इज गोइंग टू चेक द डोजेज, चेक द जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि राइट पेशेंट है, राइट इंडिकेशन, राइट रूट, राइट डोज एंड राइट ड्यूरेशन, तो उससे जो है ना वो वेरीफाई करके प्रोसेस करता है। ठीक है। अनदर स्पेशलाइज्ड फील्ड जो कि डेवलपिंग फेज में है इन पाकिस्तान और इंडस में अल्हम्दुलिल्लाह काफी डेवलप हो चुकी है, वो है क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड फील्ड है। वी हैव गॉट द nephrology clinical pharmacist, we have got the peds clinical pharmacist, we have got the infectious disease clinical pharmacist, सर्जरी के डिपार्टमेंट में अलग से क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, तो उस स्पेशलाइज वे में अपना काम कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसे होता है कि जस्ट ऑन डेली बेसिस
वी रिव्यू द प्रोफाइल, पेशेंट प्रोफाइल। अगर मुझे आईडी के पेशेंट्स हैं तो आई विल रिव्यू द आईडी पेशेंट्स प्रोफाइल एंड पार्टिसिपेट इन द फिजिशियन राउंड। जो राउंड्स हो रहे होते हैं कंसल्टेंट्स के, अगर उसमें कोई इफ देयर इज अ नीड फॉर मॉडिफिकेशन एंड इन द फार्माकोथेरेपी प्लान, then I will advise with the physician, and with the collaborative approach we come to conclusion that what treatment plan for this patient we should start. एक पार्ट ये हो गया, once we decide कि ये प्लान हम देना चाह रहे हैं इस पेशेंट को जो एडमिटेड है, तो उसके बाद उसका फॉलो अप होता है, यानी कि इंडिविजुअली भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट से जो उसकी प्रोग्रेस होती है उसको चेक कर रहा होता है, उसके वाइटल्स वगैरह, अगर इन्फेक्शियस एटियोलॉजी है तो ही विल सी द बेसिक पैरामीटर्स के फीवर की इंटेंसिटी कम हुई है या नहीं, या जो टीएलसी काउंट है वो कम हो रहे हैं या नहीं, जो हमने प्लान इसको डिसाइड किया है। तो एक पार्ट ये होता है, उसमें जो पेशेंट से वो कम्युनिकेट कर रहा होता है डायरेक्टली क्लिनिकल फार्मासिस्ट कि अगर आपको ये दवाई चल रही है तो आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। द अदर पार्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज गोइंग टू ड्रग इंड्यूस मॉनिटरिंग, यानी कि कुछ जिस तरह आपके इल्म में है कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके काइनेटिक्स चेंज हो जाते हैं, जिनकी जो है ना कोई साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं कुछ दवाइयां, तो वो मॉनिटरिंग भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जो है वैंकोमाइसिन के ऊपर है, देन व्हाट फ्रीक्वेंटली दैट वी हैव टू गो फॉर द क्रेटिनिन क्लियरेंस ऑफ दैट पेशेंट। अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल किसी ऐसी मेडिकेशन के ऊपर है जिसके लिए हमें प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, लाइक इफ आई एम गिविंग एग्जांपल फॉर द एम्फोटेरेसिन कि इट्स वेरी वेल नोन कि वो हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकती है, या इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस या इन्फ्यूजन रिलेटेड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपनी डायरेक्शंस या अपनी एडवाइजरी रोल प्ले करता है, वहां पे उनको बताता है कि द पेशेंट हु इज ऑन एम्फोटेरेसिन शुड गिव एनी करेक्शन for the lights like potassium or magnesium, and there should be a pre and post hydration as an example that I am saying. It's not limited, there are more advanced role in future supposed to be we have to follow, because जो हम treatment plan design करते हैं physicians as a collaborative approach, वो एक patient population data होता है जिसके ऊपर हमने कोई डोज दे दिया, but we are going for the individualized patient data, यानी कि जो फर्ज करें किसी पेशेंट को मैंने दवाई स्टार्ट करनी है फिजिशियन ने, तो स्टैंडर्ड डोजेस तो उसके वो होते हैं जो रेफरेंसेस में मिल रहे होते हैं, बट बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आई विल एडवाइज विद देम दैट द डिफरेंट डोज नीडेड फॉर दैट पेशेंट, क्योंकि इस पेशेंट की जो काइनेटिक है वो चेंज है। सपोज करें पेशेंट आईसीयू के अंदर है और पेशेंट ऑन दी आईवी फ्लूइड्स रिससिटेशन के लिए जो है ना स्टार्ट की हुई है, तो अगर हम वो नॉर्मल डोजिंग उस पेशेंट को देंगे किसी एंटीबायोटिक की या किसी दवाई की, दैट मेडिकेशन माइट बी couldn't get some serum concentration effectively, and this will lead to clinical failure. तो वहां पे भी फार्मासिस्ट का जो है ना काइनेटिकली जो फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग्स होती हैं उस पे उसका प्ले रोल करता है। Another diverse role, yeah. Thank you. जी अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये तो खैर सारी चीज़ें हमने इस वक्त बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बात कर लें अगर सेल्फ मेडिकेशन पर भी। आपने मेडिकेशंस की बात की तो मैं थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा रहा था, तो मुझे बताइएगा कि ये कि क्या फार्मासिस्ट भी क्या फेस करते हैं पेशेंट्स के साथ कि जहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन की जा रही होती है, और सेल्फ मेडिकेशन के लिए आप लोग इस बारे में आप लोगों का क्या वर्डिक्ट है? Basically, just I want to say self medication वो use of the medicines है जो कि without advice of any authorized healthcare professional, यानी कि उसमें over the counters भी आ जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में एक डेवलपिंग फेज है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं वो भी इजीली एक्सेसिबल होती हैं पेशेंट्स को, तो देयर इज यानी कि जो रेगुलेटरी रेजुलेशंस पास किए गए हैं कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, तो पेशेंट है उसको यूज कर लेता है। यानी कि अगर हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन की बात करें कि एज वी नो ड्रग्स आर केमिकल्स, if they are using in excess they can produce some adverse effects in the patient, तो वो जहां से ले रहे होते हैं तो वो नॉन क्वालिफाइड फार्मासिस्ट वहां पे होते हैं, तो उनको शायद ड्रग एक्सपर्टीज का पता नहीं होता,
और हमें प्रॉब्लम जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं, वंस एनी पेशेंट विजिट इन द हॉस्पिटल फॉर टू कंसल्ट एनी कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम है या कोई और है, क्रोनिक मेडिकेशंस चल रही होती हैं, तो उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन ले रहा होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन, तो उसके डेटा का हमें पता नहीं होता, यानी कि देयर आर सम ड्रग इंटरेक्शंस विद देम जो कि उनकी रियल प्रिस्क्रिप्शन है, तो ये डिफिकल्टीज हमें फेस होती हैं। If you want to give me time, I want to share one example that it happened in well-reputed organization in Pakistan. वो मेरे सामने ही हुआ था. I was as an ambulatory pharmacist in those days working. Patient मेरे पास आया. He had visit with the cardiology consultant. Cardiac consultant has prescribed PPI, esomeprazole, and patient was on aspirin and clopidogrel. Meanwhile, once I was communicating with that patient, he said, I have also another visit with the gastro consultant. Okay. The gastro has given the prescription, like gastro की जो medications normally होती हैं, उसको PPI omeprazole जो है twice daily उन्होंने दे दिया. Now, here, अगर वो qualified person के पास ना जाता वहाँ पे, तो वो patient जो कि शायद literacy, health literacy में वो कम था, वो पेशेंट पर डे 120 मिलीग्राम ऑफ पीपीआई ले रहा होता. एग्जैक्टली, डबल डोजेज. One effect like drug interaction between clopidogrel, which is for ischemic heart disease as a prevention, secondary or primary, supposed to be अगर clopidogrel का इफेक्ट कम हो जाएगा तो पेशेंट विल गो इन कार्डियक इमरजेंसी. एक बात तो ये. दूसरी बात, इट्स वेल नोन, स्टडीज आर देयर, publications are there. If you use long term PPI use on higher dose, they can produce some adverse effect like Clostridium infections, like even टाइफाइड भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को भी किल कर रहे होते हैं. सही बात है. सेल्फ मेडिकेशन में अगर मैं ये बात कहूँ, सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि किसी को किसी दवा से आराम आया, उसने किसी और को बताई और उसने जाके दवा जो है ना वो वही दवा ले ली. दिस इज नॉट सेल्फ मेडिकेशन. लेकिन सेल्फ मेडिकेशन वो भी है कि फिजिशियन ने एडवाइस नहीं की और खुद से जाके, चाहे वो ओपीसी ड्रग्स थी, और जैसे मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास जो फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी जो है ना जब आप मांगते हैं तो दे दी जाती हैं. सही तो बात है. उस पेशेंट ने, हो सकता है कोई ड्रग्स फिजिशियन ने एक दफा लिख दी हो और उसको हो सकता है गले में तकलीफ थी, अब दोबारा उसको वही तकलीफ हुई, ही डोंट नो कि वो तकलीफ किस वजह से है. पिछली दफा तो गले में तकलीफ थी, अब हो सकता है चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो और उसकी वजह से तकलीफ हो रहा हो, तो वो जाके वही पुराना नुस्खा ले जाके या जो दवा उसको पता है पहले लिखिए, तो ये भी सेल्फ मेडिकेशन में आ जाता है क्योंकि विदाउट फिजिशियन की एडवाइस के वो ले रहा है. और फिर इसके अलावा ये भी है कि उनको 5-6 दवाओं के नाम याद हो जाते हैं, और वो 5-6 दवाओं के नाम जब उनको ये पता चल गया कि ये पेट की दवाई थी, डॉक्टर साहब ने पेट के लिए दिया था, तो बस अब ये पेट की दवाई, तो फिर इसका मतलब अब आइंदा चाहे जब भी पेट का दर्द होगा तो यही लेना है, चाहे वो उस वक्त इन्फेक्शन के लिए दिया गया हो और अब की दफा खालिसतन बस वैसे ही कोई बदहजमी के लिए प्रॉब्लम हो रहा हो. तो ये बात तो खैर आपकी सही है बिल्कुल कि, और ये इस तरह से चीजें चल रही हैं. तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कोई खास ऐसा कोई है, कोई खास एरियाज हैं जहां पर ये सेल्फ मेडिकेशन कुछ ज्यादा है, या ये ओवरऑल हर जगह पर एक कॉमन ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है? शहरों में तो क्योंकि लोगों को अवेयरनेस थोड़ी होती है, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और मीडिया पे या जो अवेयरनेस, जैसे आज हम बैठे हैं, ये भी एक अवेयरनेस सेशन हम कर रहे हैं कि इस अवेयरनेस सेशन के जरिए बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल जाता है कि जी क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है क्या नहीं है. लेकिन जो गांव देहात होते हैं वहाँ पे क्योंकि एक तो लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, दूसरा ये कि वहाँ जो है वो एक्सेस इस तरह से जो है ना मीडिया की एक्सेस नहीं होती कि लोगों को पता चले, अवेयरनेस नहीं होती. दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें इंटीरियर की या अर्बन एरिया, रूरल एरिया की, तो वहाँ उमूमन जो है ना अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल 2 बजे तक, कोई सरकारी अस्पताल होगा तो 2 बजे तक, 2 बजे के बाद जो सब अस्पताल जो है वो नहीं रहते, ओपीडी नहीं रहती, तो पेशेंट को मजबूरन जो है ना किसी जगह जाके अपनी मर्ज के लिए दवा लेनी होती है. बिल्कुल सही. उसके रीजन ये भी हो सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत महंगा है,
कहीं जो है ना वो ओपीडी हर जगह इंडस हॉस्पिटल की तरह फ्री इलाज नहीं हो रहा होता, तो कहीं जो है कि वो पे नहीं कर सकता, तो इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन का रुझान ज्यादा हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में तो ये होता है कि किसी ने कोई दवा इस्तेमाल की किसी मर्ज के लिए और उसको आराम आ गया, बस वही फिर वो दवा आगे चलती रहती है। जनरल पब्लिक हर आदमी को कि जी फला आदमी ने ये दवा उस मर्ज के लिए इस्तेमाल की थी, बेशक वो मर्ज कुछ और हो लेकिन उसको आराम आ गया था, तो अब आगे वो सीना पसीना चलना शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या अब इस बताइएगा कि इस जगह पर क्या फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए, क्या आप किस तरह से, एक तो अवेयरनेस होगी जो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या अभी इस वक्त ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि फार्मासिस्ट को भी थोड़ा सा ये कह देना चाहिए कि नहीं, जब तक कि आप इसके लिए जब तक किसी आप प्रॉपर डॉक्टर के पास से आप होकर ना आए या आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक आप दवाई ना लें, क्योंकि वो तो आएगा दवाई लेने और अगर दवाई उसको नहीं मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, कहीं और से ले लेगा, लेकिन क्या उसको सही तरह से गाइडेंस देना चाहिए? जी बिल्कुल, फार्मासिस्ट का इसमें बहुत आम रोल है। लेकिन अलमिया ये है, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे जो फार्मेसीज हैं या फार्मेसी स्टोर है वहाँ पे आप क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। ये हमारे जो रेगुलेटर्स हैं ये उनकी एक फेल्योर है कि वहाँ, क्योंकि जो आपका कानून है, कानून ये कहता है कि जी आपकी फार्मेसी तब खुल सकती है जब आपका क्वालिफाइड फार्मासिस्ट वहाँ मौजूद हो, उसी के नाम पे लाइसेंस देना उसका इशू होता है। तो अगर फार्मासिस्ट होंगे तो डेफिनेटली दे विल एडवाइस द पेशेंट, और अगर कोई ओटीसी ड्रग यूज कर भी रहा होगा तो फार्मासिस्ट एटलीस्ट उससे हिस्ट्री ले लेगा, उसको बता देगा, उसको गाइड तो करेगा कि क्या अगर उसने वो ओटीसी ड्रग भी यूज करनी है तो कब तक यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, उसके यूज का तरीका, या अगर कोई और दवा उसके साथ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आम आदमी या लेमैन जो है ना ऐसी चीजें ना पेशेंट से पूछ सकते हैं और ना उसको उसकी जो है वो अहमियत पता है। तो फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर सकता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए भी, कि अवेयरनेस सेशन करें, पब्लिक अवेयरनेस जो है ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर फार्मासिस्ट कहीं है किसी फार्मेसी में और वहाँ इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से कोई आ जाए पेशेंट, तो उसको एडवाइस करना चाहिए कि ही शुड कंसल्ट विद द फिजिशियन, और फिजिशियन ने जो एडवाइस किया है उसकी एडवाइस के मुताबिक जो है ना उसको दवा लेनी चाहिए। ओके मुजाहिद साहब, मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या इनिशिएटिव्स हैं आपकी पूरी टीम के माशाल्लाह से इंडस हॉस्पिटल के अंदर और इंडस हेल्थ नेटवर्क के अंदर, और इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल्स है और किस तरीके से आप करते हैं सारी चीज़ें? Yes, in Indus Hospital we have the multifunctional role. अगर हम एक तो सप्लाई चेन की तरफ है, that we assure the availability of the medicine for treatment of patient, जो कि फार्मुलरी मेडिकेशंस हैं या कोई नॉन फार्मुलरी हमें रिक्वेस्ट होती है तो उसके एज ए स्टैंडर्ड जो है ना हमें अरेंज करनी है। एक तो ये है। दूसरा, अगर जो पहले भी हम बात कर चुके हैं फॉर दी इनपेशेंट सर्विसेज जिसमें क्लिनिकल भी आ जाती हैं, till now we have got initiative like we have started with the collaboration of quality department the medication safety program. मेडिकेशन सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर इट वाज सक्सेसफुल, यानी कि जो भी हमारे इंडस हेल्थ नेटवर्क्स के दूसरे ब्रांचेस हैं उसमें भी हमने जो है ना गिव अवेयरनेस फॉर दी मेडिकेशन सेफ्टी, कि उसमें कुछ एज यू नो लाइक कुछ खास मेडिकेशंस होती हैं, हाईलाइट मेडिकेशंस, तो उनके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, या लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशंस होती हैं, यानी कि दैट कैन रेज द रिस्क फॉर द मेडिकेशन एरर इन द हॉस्पिटल एज वेल एज इन द कम्युनिटी। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम इनिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि सक्सेसफुल रहा और अवेयरनेस अच्छी रही। द अदर वन वी हैव द ongoing antimicrobial stewardship program in which we are going to control the antimicrobial use, to safe use and to avoid some antimicrobial related consequences like global threat है जिस तरह आपके इल्म में है कि antimicrobial resistance जो कि थ्रेट है ग्लोबली एज वेल एज नेशनल। तो हमारे पास जिस तरह आपको पता होगा कि हम कुछ पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं मगर दवाई जो कि प्रीवियसली वाज इफेक्टिव इन दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन बट नाउअडेज इट इज नॉट। तो उसको हम स्टीवर्डशिप के जरिए से ही जो है ओवरकम करना चाह रहे हैं कि आया कि पेशेंट को ड्यूअल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी नीडेड है या नहीं है,
कहीं पे डुप्लीकेशन तो नहीं है, कल्चर बेस्ड थेरेपी CS अगर रिपोर्ट होती है तो वी कैन गो फॉर द de-escalation. So such kind of role as an antimicrobial stewardship, not limited to that. The other role, like we have recently done the oncology pharmacy services certification. We have done, we are going in near future for the medication barcoding system. मेडिकेशन बारकोडिंग सिस्टम में ऐसा है कि जो कि हमारी जो एक मेडिकेशन प्रोसेस होता है, MMU जो होता है, साइकिल जो होती है, जिसमें इट स्टार्ट फ्रॉम द फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड टिल द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द नर्सिंग एंड. तो इस प्रोसेस के अंदर अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई मेडिकेशन एरर होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग द मेडिकेशन बारकोड सिस्टम, जिसमें राइट पेशेंट को राइट मेडिकेशन जाएगी with accuracy. And also we are about to initiate the जो OPD में पेशेंट्स आते हैं उनको पहले मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन दी जाती थी. नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन कि उसमें डायरेक्शंस भी जो है क्लियर होंगी और कोई जो एरर्स हो रहे होते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं, to ensure the medication safety for that safety of the patient. These are the some initiatives, and we expand the clinical pharmacy services. We have now the full cover in any specialty like peds, like ID, like medicine, and oncology. We have the specialties like that. इसमें मैं डॉक्टर फरीद ऐड करूंगा कि इस वक्त हमारे पास सिंस 2007 हमने जब स्टार्ट किया, तो फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. और 2017 में हमने IV एडमिक्सर्स एंड साइटोटॉक्सिक एडमिक्सर्स जो है ना वो स्टीराइल एरिया उसके लिए डेवलप किया, और USP 797 और 800 की तर्ज पे उनकी सारी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए स्टीराइल एरिया हमारे हैं. और वहाँ से यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के थ्रू जो भी मेडिकेशन पेशेंट को चाहिए होती है डोज के हिसाब से वो डाइल्यूट होती है, वहाँ पे सारी डिस्पेंस होके प्रिपेयर्ड होके और लेबल लग के और वार्ड में जाती है. नर्सिंग स्टाफ को जस्ट उसको रिसीव करके चेक करके और पेशेंट को लगाना होता है. अभी जैसे मुजाहिद ने कहा कि हम बारकोड सिस्टम पे भी IT से हमारा जो है वो एक कोलैबोरेशन चल रहा है और उस पर भी वर्किंग स्टार्ट हो गई है, ताकि ये जो हम यूनिट डोज प्रिपेयर कर रहे हैं ये पेशेंट की बेड साइड पर जब जाए तो एक मजीद जो है ना इसमें एक चेक और आ जाए, ताकि मेडिकेशन जो एरर्स हैं उनकी चांसेस बिल्कुल नलीफाई हो जाए और पेशेंट को जब ये मेडिकेशन जो है वो दी जाए तो राइट डोज राइट पेशेंट जो ना वो उसमें जो है वो फॉलो हो. इसके अलावा जो बात की कि जी OPD के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन है बहुत सारी दफ़ा जो है ना वो एलिजिबल हैंड राइटिंग की वजह से जो है ना वो जब वो मेडिसिन लिख दी जाती है पेशेंट को, जब वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है, फार्मेसी पे जाता है, तो वो बाज़ औक़ात जो है वो एरर के चांस हो जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आती. तो हम एक काम उस पर कर रहे हैं कि जेनरिक बेस जो है ना मेडिकेशंस ऑर्डर, जिस तरह से कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री की जाती है इन पेशेंट के लिए, इसी तरह से OPD के पेशेंट के लिए भी की जाएगी. और उसको जो अभी हम हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसकी बजाय कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा और वो पेशेंट को मिल जाएगा. साथ में पेशेंट की काउंसलिंग भी फार्मासिस्ट करेगा. तो जितनी भी OPDs हमारे पास हो रही है वहाँ सेंट्रल पॉइंट एक बना के और जो भी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को लिखा जाएगा फार्मासिस्ट उसकी काउंसलिंग भी पेशेंट को करेगा. और ये अभी तक कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में. इंशाल्लाह इंडस का जो है ना इनिशिएटिव होगा इंशाल्लाह जी. इसके साथ साथ ER में भी हमारे पास क्योंकि कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री नहीं है, उस पर भी तकरीबन काम 90% हो गया चेकिंग फेज में. और इंशाल्लाह कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री वो ER में भी पेशेंट की उसी के थ्रू जो है मेडिकेशन सारी इशू होंगी. तो दीज आर द इनिशिएटिव्स के जो हम जो चीज़ यहाँ हेड ऑफिस में अप्लाई होंगे इंडस हॉस्पिटल कुरंगी में, यही हमारे तमाम जितने भी हमारे कैंपसेस हैं वहाँ पे इंशाल्लाह ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो होगी. इसके साथ साथ हमारे जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, कुछ ट्रेनिंग है हमारे, और फार्मासिस्ट यहाँ इंडस हॉस्पिटल कराची में तो यहाँ हमारे बहुत सारी जो ट्रायल्स हो रही हैं उसमें फार्मासिस्ट अपना एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मेडिकेशन की सारी जो है वो स्टोरेज और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से
जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट सारी जो है ना फार्मासिस्ट उसको फुलफिल कर रहा है। अभी हमारे पास जितने भी वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं वो सारे फार्मासिस्ट ने उसकी जो है पूरी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट सारी उन्होंने की है। इसके अलावा ओरल ग्रेन्यूल्स के हमें ट्रायल हुए हैं और हेलो ट्रायल जो है ना अभी वो चल रहा है और एक वैक्सीन का अभी भी ट्रायल जो है वो इंडस हॉस्पिटल कराची में है। तो फार्मासिस्ट का जहाँ जहाँ रोल है, मेडिसिन है, वहाँ फार्मासिस्ट अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद है और इंशाल्लाह ये कोई बहुत लंबा सफर है माशाल्लाह से आप लोगों का, बहुत एक तवील सफर से आप लोग लेकर चले और इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोग जिस तरह से लेकर चल रहे हैं वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। बस मैं इस वक्त बिल्कुल एक ही वाइंड अप करूंगा और कोई अगर एक शॉर्ट सा मैसेज अगर आप हमारे पास बस सिर्फ 1.5 मिनट रह गया तो अगर आप मुझे सिर्फ अगर आप ये कोई शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से और मुजाहिद साहब की तरफ से भी हो जाए। असलम साहब जी। जी, अगर हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से बात करें, आज का मैसेज हमारा क्योंकि एक ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से और प्लस जो ये अवेयरनेस के हवाले से जो मैं बात करूंगा कि हमारा ये मैसेज ट्रस्ट के हवाले से, जैसे इस साल का जो थीम है ट्रस्ट के हवाले से, तो फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट करें, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट पे। वो आपको मेडिकेशन के बारे में जो भी गाइडेंस है, जो भी आपकी मेडिकेशन के यूजेस के बारे में जो बातें हैं वो इंशाल्लाह आपको फार्मासिस्ट अपनी पूरी जिम्मेदारी से बताएगा। और मरीज के लिए भी ये है कि मरीज ऐसी फार्मेसीज पे जाए जहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद हो, बिल्कुल सही गाइडेंस भी मिले, मेडिकेशन के सही यूज का जो है वो तरीका बताया जाए और पेशेंट जो है ना वो अपनी जो भी मेडिकेशन यूज कर रहा है उससे जो भी बेनिफिट्स उसको मिलना है ताकि फुल बेनिफिट उससे मिले, ताकि सही दवा सही वक्त पे और सही डोज में जो है ना वो यूज की जा सके। दूसरा, उसकी स्टोरेज भी अगर है तो वो स्टोरेज भी फार्मासिस्ट उनको बता देगा कि कैसे रखना है, कैसे बनानी है। अगर कोई सस्पेंशन है तो उसके किस तरह से उसको रिकंस्टिट्यूट करना है, ये सारी चीजें फार्मासिस्ट ही जो है बता सकता है। जी, मुझे ट्रस्ट लेवल जो है ना फिजिशियन से बहुत ज्यादा है। वो इस हवाले से जो इंटरवेंशन हम करते हैं, अगर हम इंटरवेंशन का अपना डेटा देखें तो तकरीबन 99% हमारी इंटरवेंशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती हैं, जो कि बाकी दूसरी जगहों पे जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ इस तरह का कोई हमें डेटा नहीं मिल पाता। कोई कहता है कि वो हमारे पास तो जो है ना इंटरवेंशन होते हैं, कोई एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिजिशियन फार्मासिस्ट का जो कोलैबोरेशन है और जो फार्मासिस्ट की जो नॉलेज है और उसके अलावा जो रेफरेंसेस उनके पास होते हैं, उसके हवाले से जब वो इंटरवेंशंस भी करते हैं तो हमारे फिजिशियन उसको वेलकम करते हैं और अगर वो रेफरेंसेस और रैशनल होती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस हवाले से कि जो ट्रस्ट लेवल है फार्मासिस्ट और फिजिशियन, बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए और ये होना चाहिए। जरूर जी, मुझे साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I want to add, जिस तरह डॉक्टर शाह ने अभी डिस्कस किया अच्छे तरीके से, the thing is that I want to advise कि as we know the pharmacist is a multifunctional role in the healthcare system. जो हमारे key opinion leaders हैं like consultants or professors, I will advise them to take a part of pharmacists inside their team. यानी कि इंडस में तो हम कर ही रहे हैं, जिस तरह आप यहाँ पे हैं आपकी टीम में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, बट बियॉन्ड दैट लाइक किसी की अगर प्राइवेट क्लिनिक है या किसी की कोई दूसरी हॉस्पिटल है जहाँ पे वो की ओपिनियन लीडर जो प्रोफेसर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, तो आई विल एडवाइज देम दे शुड ट्रस्ट ऑन अ फार्मासिस्ट एंड दे शुड टेक एज अ पार्ट ऑफ देयर टीम, ताकि जो पेशेंट केयर की जो वी कैन गो फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द पेशेंट सेफ्टी एंड केयर। That's a message from my side. बहुत शुक्रिया असलम शाह साहब आपका भी और मुजाहिद हुसैन साहब आपका भी। बहुत अच्छी एक डिस्कशन और बहुत हेल्थी डिस्कशन रहा और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी इसको ना सिर्फ सुनेंगे समझेंगे बल्कि इसको आगे भी पहुंचाएंगे। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मोटो है, मिशन है कि हम आगे ही पैदा करें और हम आगे लोगों तक भी हम उसको हम लेके पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, एक नए प्रेजेंटर के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।